स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर। हाँ, ये किताब तो काफी चर्चा में रहती है। बिल्कुल, ये कहानी है दो पिताओं की, है ना? एक अमीर, एक गरीब, और पैसे को लेकर उनकी सोच, भाई जमीन आसमान का फर्क। सही कहा। और हमारा मकसद आज यही है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें जरा खोलकर समझें। हाँ, खासकर वो बातें जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, पर शायद गरीब या मिडिल क्लास परिवारों में उतनी बात नहीं होती। बिल्कुल। किताब का जो मूल आइडिया है वो यही है कि पैसे की असली समझ हमें स्कूल में नहीं, घर पर मिलती है। स्कूल तो हमें प्रोफेशनल बनाते हैं, नौकरी के लिए तैयार करते हैं, पर पैसा मैनेज कैसे करना है वो नहीं सिखाते। और इसीलिए कई बार पढ़े लिखे लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। ये बात तो है। अच्छा, किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, हई पिता की सोच भी भाई स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। जबकि अमीर पिता का मंत्र क्या था? वो कहते थे पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। और ये समझना हमें उस चीज से बाहर निकालता है जिसे किताब में रैट रेस कहा गया है। ये क्या है असल में? ये एक तरह का दुष्चक्र है, डर और लालच का। डर? किस बात का डर? डर कि बिल कैसे भरेंगे, नौकरी चली गई तो क्या होगा। ये डर हमें काम करने पर मजबूर करता है। अच्छा, और फिर जब पैसा आता है तब आता है लालच, और ज्यादा खर्च करने का और ज्यादा चीजें खरीदने का। और ये चक्कर चलता रहता है। बस तनख्वाह आए, खर्च हुई, फिर अगली तनख्वाह का इंतजार। इसी को रैट रेस कहा है। ओह, तो इससे निकलने के लिए ही कियोसाकी का वो नियम 1 आता है, एसेट और लायबिलिटी का फर्क जानो और एसेट खरीदो। बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी पर सबसे जरूरी बात है। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, है भी सीधा। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया आता है, वो एसेट है। या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिलता है, वो भी एसेट है। ठीक है। और लायबिलिटी जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या यहाँ तक कि वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं, अगर उसका लोन और रखरखाव का खर्च आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। अरे हाँ, ये घर वाली बात तो बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है। सब तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, पर कियोसाकी का नजरिया कैश फ्लो का है। अगर घर से पैसा जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है या नहीं आ रहा, तो वो आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। अमीर लोग इसी फर्क को समझकर लगातार इनकम देने वाले एसेट बनाते हैं। मतलब फोकस एसेट बनाने पर होना चाहिए। हाँ, और यहीं पर वो दूसरा आइडिया आता है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। इसका मतलब सिर्फ अपनी 9 से 5 की नौकरी? नहीं, यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। इसका मतलब है अपनी नौकरी तो करो, वो आपकी इनकम का जरिया है, पर साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी बनाओ। अपना बिजनेस मतलब अपना एसेट कॉलम। वो चीजें जो आपके लिए पैसा कमाए, भले ही आप उस वक्त काम ना कर रहे हो। किताब में मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण है। हाँ, वो बर्गर वाला। लगता तो है कि उनका बिजनेस बर्गर बेचना है, पर रे क्रॉक ने कहा था, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। वो जमीनें जहां मैकडॉनल्ड्स खुलते हैं, वो उनके असली एसेट हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल। एक और बात जो किताब में है, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। ये कैसे? इसका मतलब है स्किल्स हासिल करने पर ध्यान दो। ऐसी स्किल्स जो आपको एसेट बनाने में मदद करें। जैसे कियोसाकी ने सेल्स सीखी। वो कहते हैं कि लिखने से ज्यादा सेल्स ने उन्हें सफल बनाया। मतलब बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना बेस्ट राइटिंग ऑथर बनने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। हाँ, क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिख लें, अगर उसे बेचना नहीं आता, लोगों तक पहुंचाना नहीं आता, तो क्या फायदा। तो सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप, ये सब स्किल्स हैं जो पैसे से पैसा बनाने में मदद करती हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ, वो तो सबसे जरूरी है। अकाउंटिंग समझना, पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। इन्वेस्टिंग, पैसे को काम पर कैसे लगाना है। मार्केट को समझना, मौके कहाँ हैं। और थोड़ा कानून भी, टैक्स वगैरह से कैसे निपटना है। ये सब मिलकर बनता है फाइनेंशियल आईक्यू। लेकिन ये सब करने में कई रुकावटें भी तो आती हैं। डर लगता है, शक होता है, कभी-कभी आलस भी आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। और किताब इन पर काबू पाने की बात भी करती है। डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें, ये सब रोकती हैं। तो इनसे कैसे निपटा जाए? हिम्मत दिखानी होगी, एक्शन लेना होगा।
असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना है। कर्नल सैंडर्स की कहानी तो सबको पता है। हाँ, KFC वाले। 60s की उम्र में सब कुछ गंवाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हजारों बार ना सुनने के बाद भी अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश करते रहे। तो वो हिम्मत, वो अनुशासन चाहिए। अनुशासन, और इसी से जुड़ा है वो पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत। बिल्कुल, यानी जैसी पैसा आए सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा निवेश के लिए, एसेट बनाने के लिए अलग रख दो, बिल चुकाने से भी पहले। ये थोड़ा मुश्किल लगता करना। मुश्किल है, पर यही अनुशासन एसेट बनाने की आदत डालता है। ये दिखाता है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड का सार क्या निकलता है? सार यही है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से अमीर नहीं बनते, उसके लिए चाहिए फाइनेंशियल ज्ञान, सही मानसिकता और लगातार अपने एसेट कॉलम को बढ़ाते जाना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो पारंपरिक रास्ते हमें स्कूल और समाज सिखाते हैं पैसे के बारे में, क्या वो वाकई हमें आर्थिक आजादी की तरफ ले जाते हैं या उसी रैट रेस में दौड़ाते रहते हैं? ये सवाल तो बनता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो पैसे के लिए है या आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है? और जिन चीजों को आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, क्या वो सच में आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं या निकाल रही हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।